हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे इस वीडियो में हम हमारे 2019 जुलाई सीटेट के पेपर 2 के जो हैं साइंस के क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे, उनकी पेडागोजी के बारे में और उनके जो टॉपिक क्वेश्चंस हैं उनके मैं साथ आपको उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करके उनको जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, कि हमारे जो मिल्क में कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो हमारे बॉडी में एसेंशियल चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो मिल्क में कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। देन थर्ड इज प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। देन फोर्थ ऑप्शन इज प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। अब हम सबको पता है कि जो हमारा मिल्क है उससे क्या है, हम कहते हैं कि हाँ, अगर आपको अपनी बोन स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स खाइए, मिल्क पीजिए। तो वन ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपका मिल्क में जो प्रेजेंट है, दैट इज द कैल्शियम। तो इससे से हमें पता चलता है हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4, क्योंकि कैल्शियम आपका सिर्फ इसी ऑप्शन में है। और हमारे मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, इट इज़ रिच इन प्रोटीन और उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, कि मिल्क में हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, डेट इज प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक इज, जो कौन सा नॉन मेटल है जिसे हम जो कि यूज करते हैं वाउंड्स के ऊपर, जब भी हमें चोट लगती है हम उस नॉन मेटल को यूज़ करते हैं, उस अपने वाउंड्स पे अप्लाई करते हैं, जो कि किस कलर में होता है, पर्पल कलर्ड सोल्यूशन होता है। तो इनमें से कौन सा आपका जो नॉन मेटल है, फर्स्ट ऑप्शन इज आयोडीन, सेकेंड इज ब्रोमीन, थर्ड इज सल्फर, फोर्थ इज क्लोरीन। अब जब भी हम स्टार्च हमारे अगर कहते हैं कि हमें फूड पे चेक करना है स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसके आयोडीन टेस्ट, उसमें हम थोड़ी सी आयोडीन डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो किस में चेंज हो जाता है, आपके पर्पल कलर में जो है वो चेंज होता है। तो वो क्या शो करता है, उसमें स्टार्च के प्रेजेंट है। तो हमारा जो पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है दैट इज अ आयोडीन। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, कि जो हमारा एंटीसेप्टिक है आयोडीन है, जो कि हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि वाउंडिंग में जो है हेल्प करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। हमें कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो एयर से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, जो एयर है वो सॉइल में प्रेजेंट नहीं है। एयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, एयर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज़ वेट। तो येस, एयर हैज़ अ वेट। अब जो हमारे घर पे जो कुकिंग सिलेंडर्स आते हैं, जो हमारे एलपीजी गैसेस हैं, तो क्या है, अब ये तो नहीं कहेंगे कि उसका कोई वेट नहीं है, उसको हम प्रॉपर हम पहले चेक करवाते हैं कि हमारे सिलेंडर का कितना वेट है। तो येस, इट हैज़ सम वेट, इट इज करेक्ट। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, अब उसने क्या है पूरे सिलेंडर की में अपनी जगह कर रखी है, उसमें आप कुछ और नहीं ऐड कर सकते हो, तो दैट मीन्स इट ऑक्यूपाइज स्पेस। येस, एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में। एयर के थ्रू ही जो है हमारे क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, पानी हवा चलती है, तो उसमें भी हमारा जो है एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एयर सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज रॉन्ग। अगर एयर हमारे जो है अगर प्रॉपर एयर प्रेजेंट ही नहीं होगी, हम क्या कहते हैं कि जो सॉइल को एसेंशियल्स जो है नाइट्रोजन चाहिए होती है, वो कहाँ से मिलती है, जो डिजॉल्व उसके जो है सॉइल में डिजॉल्व होती है। तो येस, एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल, तो दैट मीन्स, और ये क्या कह रहा है कि एयर सॉइल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट, दैट इज कि एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, बिकॉज क्योंकि सॉइल में हमारी जो एयर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द फंक्शन इन अ कॉलम बी। यहाँ पे हमें कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो दिए हुए हैं, जो कि डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं, और उनके हमें फंक्शंस दे रखे हैं, तो वी हैव टू करेक्ट मैच करना है हमें उनको। फर्स्ट इज लीवर, सेकेंड इज स्टमक, थर्ड गॉल ब्लैडर एंड फोर्थ इज पेनक्रियास। अब हमें पता है कि जो हमारा लीवर है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो ए का क्या होगा हमारा,
दैट इज फोर्थ ऑप्शन कि जो लीवर है वो क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। नेक्स्ट स्टमक, स्टमक कहाँ है, जहाँ से हमारी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है, तो बी का क्या होगा, ऑप्शन 1। गॉल ब्लैडर, हमारे जो बाइल जूसेस हैं वो कहाँ हमारे स्टोर होते हैं, गॉल ब्लैडर में। तो इसको तो हमारा जो लीवर है बेसिकली वो बाइल प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, हमारे गैल ब्लैडर में। तो सी का क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट इज पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डी का ऑप्शन क्या होगा, 3। तो ए का क्या है, फोर्थ, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, कि हमारा जो लीवर है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है, स्टमक से जहाँ से हमारी प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है, गॉल ब्लैडर जो है हमारा जो बाइल लीवर हमारा जो प्रोड्यूस करता है वहाँ पे वो स्टोर करता है। ठीक है जी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये जितने भी हमारे जो सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं दैट आर जस्ट आपकी जो एनसीईआरटी जो है आपकी 6 से लेके 10 तक, अगर आप अच्छे से जो है उसकी ब्रीफ जो अगर आप कर लो तो आपको अच्छे से आप इसमें जो है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, तो सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल्स इज ट्रू, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सेल्स को लेके ट्रू है। फर्स्ट इज सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जो सेल है टिश्यू के उनका क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। साइज ऑफ अ सेल इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, जो साइज ऑफ सेल्स है वो सेम रहता है ऑर्गेनिजम्स में। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, तो हमारे जितने भी सेल्स हैं वो सिर्फ राउंड शेप में नहीं होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं हो सकता। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, ये अगर हम प्लांट सेल की बात करें, एनिमल्स की सेल की बात करें तो सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा क्या है, इट इज करेक्ट अबाउट अदर सेल्स, की सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं अपने बाकी दो ऑप्शंस भी देखूँ, साइज ऑफ अ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइजेशन, सभी सेल्स का जो साइज है वो सेम नहीं होता है, उनका जो साइज जो है वो वेरी करता है, और उनके स्ट्रक्चर्स भी जो सिमिलर नहीं होते हैं, किसी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसी में होता है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये भी गलत है। तो हमारा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट कि सभी सेल्स में क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कि सेल्स में क्या प्रेजेंट है, सभी सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हमें यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है उससे हमें करेक्टली मैच करना है। फर्स्ट इज यीस्ट, देन पोटैटो, देन एल्गी, देन फंगी। अब हमें पता है कि जो हमारी यीस्ट है उस यीस्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे उसमें जो है आपके जो है उसके इस तरह से अगर हम देखें तो उसमें ये आपकी यीस्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इसकी जो है एक छोटा सा बर्ड बन जाता है, फिर ये क्या बनता है, ये पार्ट जो आपका अलग हो जाता है और जो मदर वाला है वो अलग हो जाता है, उससे अलग से यीस्ट निकल आती है। तो उसमें क्या होती है बेसिकली जो है बडिंग से है प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक बडिंग लाइक जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, वो बर्ड फिर अलग हो जाता है। आप उसको कह सकते हो कि चाइल्ड अलग हो जाता है और पेरेंट जो है वो अलग हो जाता है। तो यीस्ट में हमारी किससे होती है, बाय बडिंग से। पोटैटोज के ऊपर हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं, उस बर्ड से हम फिर से उसको हम क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो क्या है बेसिकली हम उसका एक छोटा सा पार्ट लेके उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, उससे नया पोटैटो ग्रो कर सकते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं कि प्रोपोगेशन मैथड, कि प्रोपोगेशन मैथड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप उसी के जो है आपका ओरिजिनल जो प्लांट है उसका एक छोटा सा पार्ट लेके उससे फिर से रिप्रोड्यूस करवाते हैं बाय यूजिंग उसकी स्टेम से, बाय यूजिंग उसके बर्ड्स के थ्रू। तो ये क्या होती है हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पोटैटो को हम किससे करवाते हैं, किसमें उसमें रिप्रोडक्शन होती है, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब नेक्स्ट इज जो है आपकी एल्गी, तो एल्गी में क्या होते हैं, उसके पार्ट्स हो जाते हैं, तो दैट मीन्स उसमें कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, थ्रू द फ्रेगमेंटेशन।
और फंगे में क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, उसके ऊपर स्पोर्स बन जाते हैं, उसके स्पोर्स उसके थ्रू में किस में होती है, फंगल में आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है उसमें होती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए में क्या किया हमने फोर्थ, और बी में फर्स्ट, सी थर्ड एंड डी टू। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following pollutants are responsible for the depletion of ozone layer? इनमें से कौन से जो pollutants हैं जो कि pollution करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर को जो है डिप्लीट करने में, उसमें होल क्रिएट करने में जो है रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सेकेंड इज एस्ट्रेड्रीन, थर्ड इज मिथीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे जो हम कहते हैं कि मेन पॉल्यूटेंट है जो कि ओजोन लेयर को हमारे ख़राब कर रहे हैं, वो कौन से हैं, जो कि आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1, जो हम कहते हैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो है ओजोन डिप्लीशन के लिए, जिसको हम सीपीसी भी कहते हैं, तो दैट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो अगर मैं बात करूँ कि एसिड रेन, तो एसिड रेन से हमारे क्या होते हैं, हमारे जो कि एटमॉस्फेयर में जब हमारे एयर में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स रिलीज होने की वजह से, तो हमारी जो रेन है उसमें क्लाउड्स में क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स जो है हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है रेन जब आती है तो उसमें क्या होते हैं, दैट कंटेन्स एसिड, तो उससे आपके ओजोन लेयर है वो डिप्लीट नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है इसकी से भी हमारे जो है दे आर पोल्यूशन करते हैं, लेकिन जो ओजोन लेयर में जो है इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे भी एयर पोल्यूटेंट हैं, तो पर मेन जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में वो क्या है, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following set represents the communicable diseases? First is typhoid, malaria, anemia, swine flu. Second is typhoid, swine flu, malaria, polio. Third is diabetes, typhoid, malaria, anemia. Fourth is anemia, scurvy, diarrhea and cholera. अगर हम बात करें अब हमारे जो कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफर होती हैं, तो अगर हम बात करें हमारा ऑप्शन 1, तो इसमें क्या इंक्लूड है, एनीमिया। एनीमिया बेसिकली क्या होता है, आयरन की जो है आपकी डेफिशिएंसी होना। तो आयरन की डेफिशिएंसी तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है वो स्प्रेड नहीं करती है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो नहीं हो सकता। अब इसी तरह से हमारा जो ऑप्शन 4 में क्या है, एनीमिया, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है, डायबिटीज़ एंड एनीमिया। डायबिटीज़ भी आपकी जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, और एनीमिया भी जो है वो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, जो कि टाइफाइड है। टाइफाइड में जो फीवर होता है, हम कहते हैं कि इस पर्सन के हमें पास नहीं जाना, इससे हमें भी जो है कफ कोल्ड, हमें फीवर हो सकता है। स्वाइन फ्लू है, डैट इज़ आल्सो जो है एक दूसरे से फैलता है, कम्युनिकेबल है। मलेरिया, पोलियो, सो ये हमारी क्या है, सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज जो एक दूसरे से हमें एक से दूसरे को स्प्रेड होती हैं। ठीक है, उनके मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो अलग है, लेकिन ये इट इज स्प्रेड थ्रू द फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, ये सारी हमारी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये हमारे पेडागोजी के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सो दैट्स आई सेड कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेडागोजी का है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ द साइंसेस। जो नेचर ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग जो है कौन सी जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कि साइंस इज ऑल्सो ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट्स स्पेक्टिज्म, science is a process of constructing knowledge, and डी साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। तो हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सी जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है।
हाँ जी, तो इसमें अब देखो साइंस इज़ ऑलवेज़ टेंटेटिव, येस क्या वो क्या है, कोई फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। साइंस प्रमोट्स स्पेक्टिज्म, तो येस कि अगर हम किसी चीज़ पे डाउट नहीं करेंगे कि हाँ ये हो सकती है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो ही उस चीज़ के ऊपर आगे हम वो करेंगे, जो है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो येस इट प्रमोट्स स्पेक्टिज्म। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग योर नॉलेज, इसके थ्रू हम जो नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें बनाते हैं, तो येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, येस। सो जो हमारी साइंस है वो स्टेटिक नहीं है। अगर जो भी हमारे जो पिछले लॉज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती हैं, तो नथिंग इज़ फिक्स्ड इन साइंस। जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट होती है तो हमारी जो थ्योरीज हैं वो भी चेंज होती रहती है। सो दैट मीन्स क्या चीज़ हमारे नेचर ऑफ साइंस के साथ करेक्ट नहीं है कि साइंस इज स्टेटिक इन नेचर, तो रॉन्ग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है दैट विल बी द आंसर, दैट कि साइंस जो है स्टेटिक इन नेचर नहीं है। सो दिस इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ द साइंस। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप्ड बाय साइंसेस। तो कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस जो है वो डेवलप करती है। फर्स्ट इज इक्विटी, second is scientific attitude, and the third is scientific temper, then fourth is static mindset। अभी हमने बात करी कि हमारी जो साइंस है वो स्टैटिक माइंडसेट नहीं कर जो है वो दैट इज़ नॉट स्टैटिक इन नेचर, दैट इज़ चेंजिंग। तो दैट मीन्स अगर हम स्टैटिक माइंडसेट रखेंगे तो हम और चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, उसका रिसर्च कर पाएंगे, तो दैट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। ठीक है जी। और साइंटिफिक टैम्पर है, साइंटिफिक एटीट्यूड भी वो क्रिएट करेगी, इक्विटी क्रिएट करेगी। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर डेवलप्ड बाय द साइंस। सो हमारे ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन ए बी एंड सी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये जो सिर्फ स्टेटिक माइंड है वो हमारा जो है साइंस डेवलप नहीं करती, क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए, डायनेमिक नेचर होगा, तभी हम चीज़ें जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू। अब हमारे जो साइंस टीचर का क्या रोल होना चाहिए, प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग टू द लर्नर्स। उसको प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे लर्नर्स के लिए, गाइड करे लर्नर्स को टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज़, कि बच्चों को गाइड करे कि वो क्रिएटिव आइडियाज़ जो है कि जो कि इसमें मेमोराइजेशन के ऊपर जो है वो जोर करे। इनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कि वो किस में बच्चों को क्या इनकरेज करे कि जो है उनको कि वो उनके हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है उनके क्वेश्चंस को ऐसे जिनमें बच्चा जो है उसको काफ़ी कुछ उसमें सोचे, वैसे क्वेश्चंस फ्रेम करे। नेक्स्ट प्रोवाइड करे उनको रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर, बहुत तरह का उनको जो है लर्निंग एक्सपीरियंस करे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रही है उसमें टीचर, जो है बच्चों को फील्ड ट्रिप्स में लेके जा रही है, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दे रही है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज़ करके जो है बच्चों को पढ़ा रही है। तो ऑब्वियसली टीचर कैसी होनी चाहिए, जो कि क्या करे, रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को पढ़ाए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, कि वो क्या प्रोवाइड करे, रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स को। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। As per NCF, good education should be, good science education should be। NCF 2005 के अकॉर्डिंग हमारा जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है कि अच्छी साइंस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू टू द लर्नर, जो हमारे लर्नर की तरफ जो है जो उसको सीख रहा है उसके जो है ट्रू हो, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, उसके इन्वायरमेंट के प्रति जो है वो ट्रू हो, ट्रू टू द टीचर एंड ट्रू टू द साइंस। तो वो साइंस के जो है जो भी हम पढ़ा रहे हैं डैट इज मस्ट बी ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द जो साइंस के लॉज, उसकी जो भी हमारे
जितने भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके जो है इट मस्ट बी ट्रू टू आवर साइंस। सो अगर हम हमारे नेशनल करिकुलम की बात करें तो जब भी हम हमारे किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम उसके ऊपर किसके ऊपर जो है एम्फोसाइज करते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो एज़ पर लर्नर होनी चाहिए, लर्नर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस देनी है, जो हमने वैरायटी ऑफ टूल्स यूज़ करने हैं, जो भी हमने करना है, डैट इज़ इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड होना चाहिए। तो डैट मीन्स इट मस्ट बी ट्रू टू द लर्नर होना चाहिए, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होना है वो भी होना चाहिए। तो टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बात कहाँ कर रहे हैं कि हमने जो एजुकेशन है वो किसके अगेंस्ट जो है वो ट्रू होनी चाहिए, और ऑब्वियसली सब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू वही हमने बच्चों को टीच करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उनको सही चीज़ें बतानी है, साइंस के रिलेटेड उनको ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो पास करनी है। तो डैट इट मस्ट बी ट्रू टू द साइंस। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो हमारे करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन 4, कि वो क्या होना चाहिए, ट्रू टू लर्नर होना चाहिए, इन्वायरमेंट ऑफ लर्नर के लिए ट्रू होना चाहिए, और ट्रू टू क्या होना चाहिए, साइंस के लिए जो है विद रिस्पेक्ट में ट्रू होना चाहिए, जो भी हम उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Conducting a survey on the awareness of people about sources of the air pollution in learning localities। हम क्या कर रहे हैं कि हम सर्वे कंडक्ट हो रहा है और अवेयर करने के लिए पीपल को about the sources of air pollution in learners localities, which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective। अब जो हम कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे की देखिए चेक करने के लिए कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कितना अवेयर हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में। तो इसमें जो है कौन सा जो है कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड होता है विद द अबव लर्निंग ऑब्जेक्ट हैविंग द एक्शन वर्ब कंडक्टिंग, कि हम जो कंडक्ट करवा रहे हैं उससे कौन सा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो गिवन प्रोसेस है वो एसोसिएटेड है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग दैट। तो बेसिकली हम क्या उसमें उसको सिखाना चाह रहे हैं, उसको हाउ टू वो क्या बोल रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी एसोसिएटेड विद अबव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इससे हम जो सिखाना चाहते हैं उसमें कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएट है, जो कि हैविंग द एक्शन वर्ब, जिसमें क्या है कंडक्ट कर रही है हम, जो हमारी जो बेसिकली है वर्बी जिसके ऊपर हम जोर कर रहे हैं कि वी आर कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग का से हमें कौन सा जो हमारा प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो एसोसिएट है, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, अप्लाइंग, रिमेम्बरिंग। तो अगर हम बात करें कि हम उसको कंडक्टिंग पे अगर हम कह रहे हैं तो डैट मीन्स उसको कैसे करना है, तो हम उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं उसे, क्या हम उसको बच्चे को सिखाने, डैट मीन्स टू क्रिएट। तो डैट मीन्स हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस इससे एसोसिएट है वो क्या है, क्रिएट। हम जो है क्रिएटिंग करना कैसे करना है वो चीज़ हम उससे जो है इस प्रोसेस से क्या होगी, एसोसिएटेड होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग अ लर्नर्स इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ द साइंस। अगर इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हमें लर्नर्स को इन्वॉल्व करना है पढ़ाने में और लर्न करने में इन द साइंस में। तो फर्स्ट इज क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पोर्ट्स ऑफ लर्नर, कि आप क्या कर रहे हो जहाँ पे भी बच्चे की मुश्किलें हैं, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको आप क्लियर कर रहे हो। वर्किंग ऑन इंगेजिंग द लर्निंग फर्स्ट, आप क्या कर रहे हो, किस पे काम कर रहे हो कि हमें क्या करना है, बच्चों को इन्वॉल्व करना है पहले। देन इंकरेजिंग द लर्नर्स टू डू द ग्रुप असेसमेंट, हम बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं कि वो क्या करें, ग्रुप असेसमेंट करें। या फोर्थ इज रीडिंग अ साइंस बुक, कि वो क्या रीड करें, साइंस बुक करें। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, जहाँ हम बच्चे को टीच पढ़ाना और पढ़ना जो है उस पर क्या कर रही हैं, हमें इन्वॉल्व करना है, लर्नर्स को इन्वॉल्व करना है साइंस पढ़ने में। तो उसमें क्या है, अगर आप ही क्लैरिफाई कर रहे हो तो उसमें बच्चा इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसमें हमने बच्चे को क्या करना है, एक्टिव जो है बनाना है। तो डैट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बच्चों को हमें किस चीज़ पे काम करने का, कि हम क्या करें कि हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो डैट मीन्स कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें वर्क करना है, हमें काम करना है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है द लर्नर फर्स्ट। ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन 2, कि वी हैव टू वर्क ऑन, कि हमें किस तरह से जो है बच्चों को हम जो है उस प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Yes, next question is by which of the following strategy meaningful clarification on the concept of reflection of light can be given। इनमें से कौन सी जो स्ट्रेटजी है उससे प्रॉपर जो है क्लैरिफाई हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट। फर्स्ट, चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम एक चार्ट शो कर रहे हैं जिसमें हम शो कर रहे हैं कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। देन सेकेंड इज ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ वाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर्स एंड ड्राइंग द कंक्लूजन। हम क्या कह रहे हैं, हम बच्चों को कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करें कैसे जो है लाइट रिफ्लेक्ट करती है ऑन अ वाइट पेपर स्क्रीन पे, और उसके बारे में जो है कंक्लूड करें, उसमें कंक्लूजन ड्रॉ आउट करें कि उन्हें इसमें से क्या समझ आया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है बेसिकली उसके ऊपर कंक्लूड करें। नेक्स्ट इज आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। आप क्या करोगे, उससे सिर्फ एक उसी टॉपिक से जो है क्लोज्ड एंडेड जो है बिल्कुल टॉप से रिलेटेड कुछ थोड़े जो है क्वेश्चंस जो है आप उससे पूछ रही हो, या फिर उससे आप एनिमेटेड वीडियो आप जो है उस कंसेप्ट पे जो है आप उसको दिखा दोगे। तो बेसिकली बच्चा हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या समझाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम उसको डायरेक्ट एक एक्टिविटी करके दिखाएं जिसपे हम दिखा रहे हैं कैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और तो उससे क्या होगा, उस चीज़ को देख के बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी क्या होगी कि उसको लाइव एक्सपीरियंस दे, रियल एक्सपीरियंस दे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन टू, बिकॉज हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कि रियल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो जब भी हम जिस चीज़ को देखते हैं, देख के पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से हम सीख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो वाई आर फील्ड विजिट्स इम्पॉर्टेंट इन साइंस। जो फील्ड विजिट्स हैं वो साइंस में क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, उनको कंडक्ट करना बहुत ईजी है। इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, उससे हम जो है साइंस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों में हैबिट ऑफ, इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग लर्नर्स। इससे क्या है, बच्चे हार्ड वर्क करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर। इससे बच्चे को क्या है, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस जो है, बच्चे खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। तो वो क्या करवाएगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है बच्चा उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये तो फील्ड विजिट्स हम क्यों करवाते हैं, हम बच्चे को बेसिकली एक रियल जो है एक्सपीरियंस देने के लिए कि हाँ रियलिटी में चीज़ें कैसी होती हैं, जिस भी हम पर्पज से उसको करवा रहे हैं। तो क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं जो फील्ड विजिट्स, टू प्रोवाइड अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है हमें प्रोवाइड करना है लर्नर्स को। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज टू प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। अगर हम लर्नर के अराउंड अगर हम देखें कि इसमें से जो कौन सी हमारी जो टेक्निक है जो है वो बेसिकली हम टूल जो है असेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट इज पोर्टफोलियो, नेक्स्ट इज कंसेप्ट मैपिंग, हम क्या करेंगे, कंसेप्ट मैपिंग करेंगे। नेक्स्ट इज पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज फोर्थ इज जर्नल राइटिंग। सो अगर हम कर रही हैं कि इसमें जो हमारा कैसा जो टूल होना चाहिए, जो कि बेसिकली हम लर्नर की अगर हम की बात करें, उसकी हमने असेसमेंट करनी है, तो पोर्टफोलियो में बेसिकली हम क्या करते हैं, बच्चे की सारे एक छोटी सी उसके बारे में हम एक बनाते हैं पूरा, कि उसमें क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, वो क्या क्या उसने किया, उसमें क्या क्या उसकी कमियां रही। तो उसमें पूरा उसमें हम उसकी एक एक्सप्लेनेशन जो है उसमें उसका होता है, क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स रही, क्या क्या उसकी कमियां रही। तो ये तो दिस इज़ वन ऑफ द जो कि है, अगर हम सेंटर जो है बेसिकली लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट टूल है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग बेसिकली क्या होती है कि आप क्या कर रहे हो, कि किसी भी टॉपिक को जो है ग्राफिकली पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो करके बता रहे हो। सो दिस इज़ नॉट। नेक्स्ट इज पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू जो है हम चेक कर रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन, क्योंकि तो बी हमारा जो है वो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट और थर्ड तो नहीं हो सकता। तो ए और क्या होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, डेट इज ए और सी, बाय पोर्टफोलियो और पेपर पेंसिल टेस्ट से हम जो है उसकी असेसमेंट जो है वो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट एज अ लर्निंग इन साइंस मीन्स। असेसमेंट कर रहे हैं एज अ लर्निंग, उसका मीन क्या है। असेसमेंट एज अ लर्निंग, हम असेसमेंट जो है एक लर्निंग की तरह उस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को सेल्फ असेस्ट कर रहे हैं। बच्चा क्या कर रहा है, असेसमेंट को भी लर्निंग की तरह कर रहा है।
तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, अपने आप को असिस्ट कर रहा है, उसने क्या सीखा क्या नहीं किया, कहाँ क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो दैट मीन्स असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, हमारी सेल्फ असेसमेंट होती है कि हम उसमें क्या सीखे, हमने कहाँ हमारी कमी रही। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, असेसमेंट एज अ लर्निंग इन साइन मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चा अपनी सेल्फ असेस कर रहा है अपने आप को कि उसने क्या सीखा, क्या उसकी कमियां थी। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अमृता क्या ट्राई कर रही है, इलेक्ट्रिक सर्किट उसे सेटअप करना है। शी रन्स शॉर्ट ऑफ अ कनेक्टिंग वायर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी जो है वायर कम रह रही है, तो कौन सा मटेरियल जो है वो यूज कर सकती है सर्किट बनाने के लिए। फर्स्ट इज सिल्क वायर एंड सेकेंड इज ग्लास रोड, थर्ड इज अ रबर पाइप एंड फोर्थ इज थिक थ्रेड। तो अब उसको क्या करनी है, कनेक्टिंग वायर उसको मतलब एज ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसको वो कनेक्टिंग वायर में यूज करेगी। तो कनेक्टिंग वायर में अगर हम सर्किट बना रहे हैं तो हमें जो भी हम यूज़ करें वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें से जो आपका करंट है वो ईजिली फ्लो हो सके। तो अगर हम इसमें बात करें, हमारा रबर पाइप हमारी रबर क्या होती है, इंसुलेटर होती है, उसमें से करंट जो है वो पास नहीं होता है, तो डैट मीन्स हम रबर पाइप नहीं यूज़ कर सकते। थ्रेड है, थ्रेड में से भी जो है आपका जो करंट है वो पास नहीं करता, डैट इज थ्रेड इज आल्सो जो है क्लोथ हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, उसमें से करंट पास नहीं करता, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ग्लास रोड भी क्या है, उसमें से भी हमारा करंट पास होता, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टील वायर, जिसमें से जो है इजली करंट जो है फ्लो हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कि हम जहाँ पे हमारी शॉर्ट रह रहे हैं वहाँ पे हम स्टील की वायर लगा देंगे अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। Identify the correct statement and concave mirror forms an erect as well as the inverted image। जो हमारा concave mirror है वो कैसी इमेज बनाता है, erect और जो और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट और इन्वर्टेड वो है जो कि अगर उसकी ऑपोजिट जो है। A convex mirror always forms an inverted image। convex mirror हमेशा जो है inverted image बनाता है। फोर्थ is convex mirrors forms erect as well as inverted image। जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा इरेक्ट और आपका इरेक्ट इमेज भी बनाता है और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। अ कनकेव मिरर हमेशा क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज। अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो हमारा जो कनकेव मिरर हमें पता है वो कैसी इमेजेस बनाता है, कुछ केसेस में इरेक्ट बनाता है और कुछ केसेस में इन्वर्टेड बनाता है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट ऑप्शन 1 होगा कि जो कनकेव मिरर है वो इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों बनाता है। और यहाँ वो क्या कह रहा है कि सिर्फ इरेक्ट बनाता है, नो, बिकॉज इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों है तो ये भी नहीं हो सकता। कन्वेक्स जो है इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्वर्टेड जो है कन्वेक्स मिरर कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनाता, इट ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1, क्योंकि जो कनकेव मिरर है वो इन्वर्टेड भी बनाता है और इरेक्ट इमेज भी बनाता है। सो ऑप्शन इज 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग। इनमें से कौन सा जो एसिड है आपका आंट स्टिंग में है, जो है आंट जब आपको स्टिंग करती है, डंक मारती है जो चींटी, तो उसमें कौन सा जो आपका एसिड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, सेकेंड इज ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड इज एसिटिक एसिड, फोर्थ इज एब्जॉर्बिक एसिड। तो हमें पता है कि जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड आपका किस में प्रेजेंट होता है, आपके स्पिनच में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके विनेगर में प्रेजेंट है। ये हमारा हमें सिट्रस फ्रूट्स से मिलता है। तो आंस्टिक में हमें क्या हम जो है एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है। तो आंसर विल बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन 1। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन।
3.7 kg of fuel is completely burned to give off this amount of joules of energy. Find the calorific value of fuel in standard units. जो है जो हमारा 3.7 kg of fuel है जो completely burn होता है वो क्या देता है 166.5 into 10 to power 8 joule of energy देता है. तो हमारी calorific value क्या होगी? अब calorific value क्या होगी? एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड हुई जब आपको गिवन मटेरियल को जो है आपने जब है उसमें से आपने कितनी एनर्जी उसने प्रोड्यूस्ड की गिवन मटेरियल बर्न करने पे. तो डाटा इज क्लोरोफिक वैल्यू किसकी इक्वल होती है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन द जो है आपका टोटल मटेरियल. सो 1.665 इंटू 10⁸ अपॉन 3.7. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, दैट इज 45,000 जूल्स ऑफ जूल पर केजी जो है वो क्या करेगा, उसकी जो है क्लोरोफिक वैल्यू होगी कि पर केजी वो कितनी जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 45,000. सो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ. ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम. मायरा साइकिल्स टू फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट. वो कितना अपने घर से 5 किलोमीटर दूर गई अपने फ्रेंड के हाउस एक पैकेट डिलीवर करने के लिए. शी गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रन्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर. हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप इज. वो 12 किलोमीटर पर स्पीड पे गई और कितने से वापस आई? 8 किलोमीटर पर आवर से. तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? और हमें पता है हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2uv अपॉन u प्लस v. तो इनिशियल हमारी स्पीड दे रखी है, वो किस स्पीड से गई थी? 12 से, और वापस किससे आई? 8 से. तो v क्या है फाइनल? तो सिंपल आप फॉर्मूला में पुट करोगे 2 इंटू 12/8 अपॉन 12 प्लस 8. तो ये क्या आ जाएगा आपकी? कितनी वैल्यू होगी? अपॉन 20 इंटू 24 इंटू 8. तो इसको हम कट कर देंगे 2 की टेबल पे. तो ये आ जाएगा 96/10, डेट इज 9.6 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 9.6 किलोमीटर पर आवर. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, डेट इज 9.6 किलोमीटर आवर जो है पर आवर जो है उसकी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी. ठीक है जी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस. इसमें हमें क्या है, कुछ यूनिट्स दी हुई है, तो इसमें मेजरिंग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी जो यूनिट्स हैं. तो फर्स्ट क्या है? क्यूबिट, ईयर और लाइट ईयर. अब हमें पता है ईयर किसके लिए यूज़ करते हैं हम? टाइम के लिए, तो ये नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर. ये तीनों ही हमारी क्या है? डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, तो ये हो सकती है. नेक्स्ट इज मीटर, हर्ट्स, क्यूबिट. हर्ट्स फ्रिक्वेंसी के, तो ये भी नहीं हो सकती. मीटर, लाइट ईयर, हर्ट्स, तो ये भी नहीं हो सकती. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2, डेट इज क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर. ये तीनों ही किसके लिए यूज होते हैं? क्या मेजर करने के लिए? डाटा डिस्टेंस. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2. ठीक है जी. Smear rolls his marble on 3 different surfaces spread out on a floor. समीर ने अपना मार्बल रोल किया डिफरेंट सर्फेसिस पे, उनको स्प्रेड किया हुआ था फ्लोर पे. फर्स्ट इज टॉट सेलोफिन शीट, नेक्स्ट इज कारपेट एंड न्यूज़पेपर. एक सेलोफिन शीट थी, कारपेट था और न्यूज़पेपर था. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. किसमें जो है आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज कर रही है. तो अगर हम सबसे बात करें सेलोफिन शीट क्या होती है? बिल्कुल स्मूथ होती है. तो दैट मीन्स उसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी. तो सबसे पहले क्या होगा आपका? क्या आएगा? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है जो सबसे कम है. तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारी सेलोफिन शीट. उसके बाद हमारा न्यूज़पेपर सिंपल पेपर है, और कारपेट क्या है हमारा? जो कि काफ़ी अनइवन सा सरफेस उसमें होता है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा कि सबसे पहले सेलोफिन शीट, फिर हमारा आ जाएगा न्यूज़पेपर, और फिर हमारा क्या आएगा? कारपेट. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2. इस ऑर्डर में क्या है, हम क्या कर रहे हैं? सबसे कम सेलोफिन शीट में तो फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में, और सार्फिन जो आपकी कारपेट में क्या होती है? सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है होती है. तभी जो है हम कारपेट क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा जो पैर है मार्बल्स में लगाते हैं कि हम स्लिप्ड आउट नहीं करें. ठीक है जी.
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक ही वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है। इफ द टाइम इज रिप्रेजेंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, हमारा जो टाइम इस एक्सिस पे वो क्या दिखा रहा है, उसका टाइम दिखा रहा है। ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा जो कि है वाई एक्सिस के। अगर मैं कहूँ मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रही हूँ, ठीक है जी, इधर वेलोसिटी है हमारी, इधर टाइम है, तो वो क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस पे कह रही हूँ तो दैट मीन्स इस मूवमेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या करती जा रही है, इंक्रीज करता जा रही है। ये तो है नहीं एक टाइम इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे, स्पैन ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि वो इंक्रीज करे, तो ये भी नहीं हो सकता। The distance time graph of the motion will be straight line parallel to the y-axis। अगर हम कहें कि हमारा डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वो पैरेलल है हमारे इस एक्सिस के, तो दैट मीन्स इस जो मूवमेंट पे ही वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि विद टाइम ही वो चेंज होगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कि वेलोसिटी है, यहाँ हमारा टाइम है, तो इस वेलोसिटी से वो क्या है, पैरेलल है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी यही है, इस इंस्टेंट टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी यही है, इस इंस्टेंट टाइम पे भी यही है। तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक ही वेलोसिटी के साथ चल रहा है, लीनियर वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो हमारा वो क्या कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो जहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम। कि जब हम पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें कौन सा इनमें से बाई प्रोडक्ट नहीं होता है। फर्स्ट इज कॉग, सेकेंड इज ब्यूटुमन, थर्ड इज लुब्रिकेटिंग ऑयल, फोर्थ इज पैराफिन वैक्स। अगर हम बात करें कॉग, तो कॉग हमें कब प्रोड्यूस्ड होता है, जब हम हमारे कार्बन की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ठीक है जी, तो ये हमारा पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ये सारे बिटामिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारे हमें पेट्रोलियम में मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 की जो कॉक है वो आपका जो पेट्रोलियम का जो बाय प्रोडक्ट है उसमें अवेलेबल, उसमें जो है प्रेजेंट, उसका बाय प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। अमन कीप्स a plastic bottle, a wooden spoon and a metallic spoon in a closed room overnight। अमन ने एक प्लास्टिक बॉटल ली, एक वुडन स्पून ली और एक मेटालिक स्पून लिया, उसको एक बंद कमरे में एक रात के लिए, पूरी रात के लिए उसको छोड़ दिया। द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री। आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या है, 30 डिग्री है। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स। मॉर्निंग में उसने तीनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, जिसको उसने T1, T2, T3 नाम जो है दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली लाइक टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन दैम। इन टेम्परेचर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। अगर हम बात करें, हमने किसी भी चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो हम जनरली क्या कहते हैं कि बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हमने क्या किया, उसको जो है पूरी रात के लिए छोड़ दिया, तो जनरली क्या होगा, उन सबका टेम्परेचर क्या आ जाएगा, उसके रूम टेम्परेचर के पर आ जाएगा। तो डैट मीन्स उनके टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे कि T1, T2, T3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन सी हमारी स्टेटमेंट इसको फॉलो कर रही है, T1 इज इक्वल T2 इज इक्वल टू T3। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कुछ देर के बाद उन बॉडीज़ का, सभी बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। Which of the following organisms can prepare their own food by photosynthesis? इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद अपना खाना जो है फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फर्स्ट इज फंगी, देन इज रिजोबियम, थर्ड इज वायरस एंड फोर्थ इज एल्गे। हम एल्गी क्या कहते हैं कि हमारा एल्गी जो है दैट इज ग्रीन एनिमल।
ठीक है। तो और जैसे एल्गी हमारी वहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारा जहाँ पे थोड़ा सा पानी खड़ा हो जाता है वहाँ एल्गी लग जाती है, ठीक है जी, और वो ग्रीन कलर की होती है। तो दैट इज उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना वो है जो खुद बना पाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ, इसमें क्या है हमारा ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बना सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर अडाप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, इनमें से कौन से जो फीचर्स हैं जिसकी वजह से जो पोलर बियर्स हैं वाइट जो आपके, वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को जो है वो अडाप्ट कर पाते हैं। एक्सट्रीम मीन्स वहाँ पे बिल्कुल बर्फ है। सो फर्स्ट इज वाइट फर, उनकी वाइट फर की वजह से, लॉन्ग कर्व शेप फ्लॉज क्लॉज की वजह से, एंड फैट अंडर द स्किन, उसके स्किन के अंदर काफ़ी फैट होता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज वाइट फर फ्लैट फिट लेयर्स ऑफ फर, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग स्मेल, फोर्थ इज नेक्स्ट इज फ्लैट फीट एंड लेयर्स ऑफ फर, नेक्स्ट ऑप्शन वाइट फर फ्लैट फीट फैट अंडर स्किन। अब अगर उसके फ्लैट फीट होंगे, अब कोल्ड एक्सट्रीम कंडीशन है तो दैट मीन्स वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा होगी, तो अगर उसके फ्लैट फीट्स होंगे तो वो क्या हो पाएगा, उस पर क्या है जो आपकी स्नो पे क्या है वो क्या हो जाएगा, स्लिप्ड आउट हो जाएगा। तो दैट मीन्स उसके, अगर उसके जो है क्लॉज होंगे और वो कर्व शेप होंगे तो वो क्या कर पाएगा, अपना जो बैलेंस है वो स्नो पे बना पाएगा। तो दैट मीन्स उसके फ्लैट फीट्स तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वन। और अब उसके अगर वाइट फर की वजह से क्या होगा, वो अपने आप को जो है अपने जो है शिकारी से भी अपने आप को बचा सकते हैं, बिकॉज वो वाइट कलर में किसी को दूर से पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे पोलर बियर है, कि यहाँ पे स्नो है, तो वो अपने आप को हाइड कर सकता है। उसके अंदर नीचे उसकी स्किन के अंदर जितना फैट ज़्यादा होगा तो वो उसकी वजह से क्या होगा, जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी, उसकी स्किन हीट अब्जॉर्ब करके रखेगी, हीट ट्रांसमिट नहीं होगी उसकी बॉडी से बाहर, तो इससे वो अपने आप को क्या होगा, कोल्ड से जो है बचा सकता है, अपने आप को कोल्ड एटमॉस्फेयर से बचा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन, की उसकी वाइट फर होगी, उसकी लॉन्ग कर्व शेप क्लॉज होंगे, और फैट उसकी स्किन के अंदर फैट होगा, तो इससे क्या है वो एक्सट्रीमली जो है कोल्ड कंडीशंस में अपने आप को क्या कर सकता है, अपने आप सर्वाइव जो है वो इजिली कर सकता है। ठीक है जी। तो इस अब हमने इस वीडियो में हमारे पेडागॉजी और हमारे साइंस के जो है क्वेश्चंस किए हैं, साथ साथ मैंने आपको पूरी क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन देने की जो है कोशिश की है। ठीक है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है जी। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और हमारे क्वेश्चंस के साथ, हमारे प्रीवियस पेपर्स के साथ। सो ओके, बाय बाय।